हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुसूचियाँ होती क्या है। जिस प्रकार भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेदों का वर्णन है, भागों का वर्णन है, उसी प्रकार अनुसूचियों का भी वर्णन किया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत। अब बात आती है कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान के अंदर भारत के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 12 अनुसूची है, उसमें किसी भी अनुसूची के अंदर कौन सा विषय निर्धारित है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। स्पोर्ट्स सूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संपत्ति को जो अंडरलाइन जो हाईलाइट कर रखा है ना, वो हमारे लिए ट्रिक का महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जैसे स्पोर्ट्स सूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संपत्ति को दल बदल के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंप देंगे। तो ये तो रही हमारी ट्रिक। अब हम देखेंगे कि ये ट्रिक किस प्रकार काम करती है हमारे जो अनुसूचियों को याद करने में। तो हमारे पास स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स SPORTS, इसमें 6 अनुसूचियाँ आ गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और जो 7वीं अनुसूची आई वो आ गई भारत सूची से संबंधित। स्पोर्ट्स और सूची सूची में क्या आएगा, 7वीं अनुसूची। भारतीय भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर आ गई और संपत्ति 9वीं अनुसूची के अंदर आ गई। और दल बदल 10वीं के अंतर्गत आ गई। और पंचायतों ये आ गई हमारे पास 11वीं अनुसूची के अंदर। और नगर पालिका ये आ गई 12वीं अनुसूची के अंदर। अब देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से विषय निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहली अनुसूची आती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर पहला अक्षर क्या होगा, एस। एस का मतलब स्टेट एंड यूटी। इस अनुसूची में भारतीय राज्य और संघ का उल्लेख किया गया है। चाहे भारत का पहला अनुच्छेद निकाल लो, चाहे भारत की पहली अनुसूची देख लो, चाहे भारत का पहला भाग देख, भारत के संविधान का पहला भाग देख लो। उसके अंतर्गत एक ही चीज का उल्लेख किया गया, वो है भारतीय राज्य और संघ का उल्लेख किया गया है कि भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं और कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो थी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि भारतीय राज्यों और संघ का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची आती है, दूसरी अनुसूची के अंदर SP। पी का मतलब पेमेंट, यानी किसी को कोई भी चीज लेते हैं तो पेमेंट तो देना पड़ेगा। तो पेमेंट तो देना पड़े। इस अनुसूची के तहत जो विभिन्न उच्च अधिकारी होते हैं ना, उनको जो दिए जाने वाले वेतन का प्रावधान है वो उसके अंतर्गत किया गया कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, राष्ट्रपति कितने कहाँ से वेतन दिया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। अब बात आती है तीसरी अनुसूची के SPO। ओ का मतलब ओथ। ओ का मतलब आता है ओथ। ओथ का मतलब शपथ, यानी कि शपथ। शपथ का मतलब कि कोई भी बड़ा अधिकारी बनता है उसको किसी न किसी की शपथ तो दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति हुआ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया था। इस अनुसूची के अंतर्गत बिन उच्च अधिकारियों को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, तीसरी। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसको शपथ दिलाई जाएगी। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे उच्च नहीं है, उच्चतम न्यायालय होगा। ये तो थी हमारी तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, SPOR। आर का मतलब राज्य। आर का मतलब क्या बनता है, राज्य। राज्य बनता है। एस का मतलब भी राज्य, स्टेट। स्टेट का मतलब वो दूसरा आ गया, लेकिन आर का मतलब यहाँ पे हम राज्य से लेंगे। तो राज्य जैसे भारत का, अब भारत के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसका विभिन्न, उसका जो लोकसभा, उसका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, उस चीज का वर्णन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। यानी कि इस अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व को बताता है। यानी भारत के अंतर्गत, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान की राज्यसभा में कितनी सीटें, 10 सीटें हैं। और यूपी की कितनी सीटें, 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये तो थी चौथी अनुसूची, यानी कि विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व बताता है। कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। अब बात आती है पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची को देखेंगे हम, SPORT। टी का मतलब ट्राइबल एरिया। टी का मतलब ट्राइबल एरिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। SC ST हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जनजाति होगी, उनका उल्लेख मिलता है, उनके क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है कि ये कहाँ निवास करती है, उसका उल्लेख मिलता है। अब बात आती है छठी अनुसूची के अंदर, SPORT। तक हो गई ना हमारे पास। टी तक 5 अनुसूची, एस बच गया। एस का मतलब स्पेशल स्टेट, कि मतलब कुछ ऐसे स्टेट है हमारे भारत के अंतर्गत
भारत के अंतर्गत हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट है जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग है, क्योंकि वो पिछड़े राज्य की श्रेणी में आते हैं, और उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का मतलब यही है कि उनको विशेष प्रोत्साहन मिले, उनको और विशेष काम हो सके उनके अंतर्गत, ताकि उनका भी विकास हो सके। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि शपथ विज्ञान जो स्टेट है उसके अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब ये तो थी स्पोर्ट्स से हमारे पास 6 अनुसूचियाँ आ गई। अब बाकी कितने बचे? 6 अनुसूचियाँ और बची। तो स्पोर्ट्स के बाद कौन सा वर्ड है हमारे पास? सूची। सूची का मतलब 7वीं अनुसूची, और सूची का मतलब कि इस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिस प्रकार जो राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई और केंद्र सूची हो गई। अब देखते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत जो मूल संविधान लागू है, मूल संविधान का मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके अंतर्गत कितनी थी, उसका मतलब क्या मूल संविधान है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है केंद्र सूची के अंतर्गत मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 100 विषय है। और राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय? 61 विषय, यानी 5 माइनस कर दिए उनमें से। और वो 5 माइनस की वो किसके अंतर्गत जोड़े? समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ दिए। अब मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 52 विषय है। तो ये तो थी हमारी 7वीं अनुसूची। अब बात होती है 8वीं अनुसूची का। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे लिए शॉर्ट मेथड है। स्पोर्ट्स सूची में शामिल भारतीय भाषा, यानी भारतीय भाषाओं को लेकर कौन सी अनुसूची के अंदर मिलता है? यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भारतीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये थी हमारी भारतीय भाषा। कि भारत के अंतर्गत इस अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भारतीय भाषाएं क्या है जिनको सुरक्षित किया गया है उनका उल्लेख मिलता है। जैसे मूल संविधान में 14 भाषाओं को उल्लेख मिलता था, यानी कि मूल संविधान के अंतर्गत 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था कि, और वर्तमान में 12 भाषाएं उल्लेखित है। 12 भाषा कौन कौन सी है? 12 भाषा कौन कौन सी? ये इतना मायने नहीं रखता जितनी जो बाद में जोड़ी गई वो मायने रखता है। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ, यानी कि पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था सबसे पहले मूल संविधान के अंतर्गत, जो 14 भाषाओं के अतिरिक्त। उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, उसके अनुसार उसमें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया है। ये तो थी हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी? वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषाओं को उल्लेख है। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहले कितनी थी? 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22। ये तो थी हमारी 8वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची के लिए हमारे पास जो शॉर्ट शब्द है वो है संपत्ति। इसके अनुसार इस अनुसूची में संपत्ति अधिकरण का उल्लेख मिलता है। इस अनुसूची में भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, अब ये 9वीं अनुसूची मूल संविधान में तो नहीं थी, लेकिन जोड़ा गया था बाद में। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? उसके लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1952 के तहत, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब इसको न्यायालय के अंदर उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंतर्गत उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं उसके लिए। और इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में प्रक्रिया दल बदल की प्रक्रिया। अब ये 10वीं अनुसूची भी क्या है? दल बदल, यानी कि जैसे कोई भी पार्टी को एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, तो उसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का मतलब दल बदल। और ये संविधान के मूल संविधान में तो नहीं थी, लेकिन बाद में जोड़ी गई। तो बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1965 के तहत जोड़ा गया था। ये आगे 10वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट किस प्रकार है? क्योंकि इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख है। 11वीं अनुसूची के लिए हमारे पास क्या है? शॉर्ट मेथड क्या? शॉर्ट शब्द क्या था? पंचायत। यानी कि इस अनुसूची के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख मिलता है। और ये अनुसूची भी क्या थी? मूल संविधान में नहीं थी। तो
तो इसे भी बाद में जोड़ा गया होगा। तो ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। और भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो मानी जाती है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से मानी जाती है। और जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था? इसका शुभारंभ किया था। और इस अनुसूची में के तहत इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। और ये जो अनुसूची थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। यानी बलवंत राय मेहता ने क्या किया था? इसको यानी बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक माना जाता है, क्योंकि इसकी सिफारिश पर जोड़ी गई थी। क्योंकि इसके लिए मेहता की सिफारिश पर जोड़ी गई थी अनुसूची। और जिसकी सिफारिश पर जोड़ी जाती है उसे क्या मान लिया जाता है? उसको जनक मान लिया जाता है। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। अब आती 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। अब गांव का शासन देख लिया हमने। अब शहरों के शासन के लिए क्या होगी? नगर पालिका होगी। यानी नगर प्रशासन होगा नगर पालिका के अंदर। शहर के अंदर कौन शासन करेगा? नगर पालिका या नगर निगम। तो यानी कि इस अनुसूची के अंदर भारत में नगर प्रशासन यानी नगरीय प्रशासन या नगर पालिका को उल्लेख किया गया है। और ये संविधान के अंतर्गत कब जोड़ी गई थी? इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो एक ही साल होता है 1992 के अंतर्गत, लेकिन जोड़ उसको लागू कब किया जाता है? 93 के अंदर लागू किया जाता है। जिस प्रकार हमने 11वीं अनुसूची के अंदर देखा था। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हो गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता कब मिली? संवैधानिक मान्यता मिली 1992 के अंतर्गत, तो इसको संविधान में लागू किया गया था। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। 12वीं अनुसूची थी ना हमारी, तो इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है। नगर पालिका इसके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 के अंतर्गत। जो लागू कब होता है? 93 के अंदर लागू होता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन 93 में लागू होता है। इस अनुसूची के तहत नगर प्रशासन से संबंधित 18 विषय निर्धारित 18 विषय निर्धारित किए गए। अब जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता है। उसी प्रकार भारतीय नगरीय प्रशासन व्यवस्था के जनक कौन है? उसके अंदर नगरीय प्रशासन व्यवस्था के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ये तो थी हमारी 12 अनुसूचियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे पहुंचाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक थी क्या? स्पोर्ट्स सूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संपत्ति को दल बदल के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंप दें। ये तो किसके लिए थी? अनुसूचियां संबंधित। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे यूट्यूब चैनल पर वॉरियर क्लासेज।